A very warm welcome to all the viewers. Namaste. I am Ritvika. I am a biology teacher here at Mahi Classes. आज हम एक पॉडकास्ट देखने वाले हैं जो बहुत अलग है apart from all the podcasts that all of us have seen till today. पॉडकास्ट हम किनके देखते हैं? Of famous people, of celebrities, of stars, but the people who are there behind the curtain, जो इनको बनाते हैं, that they are. Today, we'll talk about them. Mahi Classes has come up with an initiative to bring all the teachers in front of the camera so that you can get to know about their struggle, about their journey, and about their sacrifices that they have made for their students and that they are still doing. Thank you so much. आज हमारे बीच है मिस्टर अमरेंद्र कुमार पांडे. Sir has been teaching accounts, commerce and business studies for more than 25 years and has imparted his wisdom to a lot of students, approximately thousands of students. For the past 5 years, he has been associated as a tutor at Mahi Classes. So, let's hear about his journey from the man himself. Hello sir, welcome to today's podcast. तो आपके बारे में हम सबको कुछ बताइए प्लीज. हाँ, मैं लगभग 1997 से कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ. उसके पहले 96 में मैंने कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स कंप्लीट किया. कुछ समय 6-7 महीने मैं जॉब में था, अच्छे पोजीशन पर था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितना पढ़ा है, जितना सीखा है, उसका उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. मैं जिस कंपनी में सेवा दे रहा हूँ उतना मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरे टैलेंट का उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. तो मुझे अंदर से एक घुटन सी होने लगी कि नहीं, ये जगह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है. मुझे पढ़ाने में बचपन से मन लगता था. बच्चों को मैं ऐसे ही पढ़ाता था, अपने से एक क्लास छोटे को, अपने क्लास के बच्चों को पढ़ता था. अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था तो मैं बचपन से उनको पढ़ाया करता था, सिखाया करता था और वो मुझे अच्छा लगता था. मुझे मेरी वही आदत जब मैं जॉब में था, मुझे अकेलापन लगने लगा कि नहीं, ये मेरे लायक सही जगह नहीं है. तो मैंने ये निर्णय लिया कि इस जॉब में मैं नहीं रहूँगा, जॉब में कर नहीं पाऊँगा, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा. मैं खुश नहीं था उससे, अंदर से घुटन होती थी. मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं जॉब छोड़ दूंगा और पढ़ाने का ही काम करूंगा. हालांकि इसमें मेरे परिवार के, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव सभी ने कहा कि ये कोई कैरियर है, इसका तो हाँ पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत हो जाए ठीक है, इसको फुल टाइम कैरियर बनाना रिस्की होगा, सही नहीं होगा, न उतना इनकम होगा, न उतना रेस्पेक्ट होगा. लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि कैरियर मेरे लिए मायने नहीं रखता है, पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं. हाँ, जिसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, वो काम होना चाहिए. जबरदस्ती कोई काम नहीं होना चाहिए. फिर सबकी बातों को काटते हुए मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं पढ़ाऊंगा और तब से पढ़ाना शुरू किया. 1997 से, मुझे याद है 1997 में बोर्ड का टाइम था, तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया. दिल्ली में मंडी हाउस, 12 खंबा रोड, मॉडर्न स्कूल 12 खंबा के बच्चे सबसे पहले मुझसे पढ़े. 6-7 स्टूडेंट थे. फिर बगल में एक डीपीएस मथुरा रोड, इस तरह से संपर्क बनता गया. स्टूडेंट सेटिस्फाई होते गए, स्टूडेंट का फीडबैक, उनका रेफरेंस. फिर मैं इतना बिजी हो गया कि एक टाइम ऐसा आया कि दिन में मैं लगभग 17-18 घंटे पढ़ाता था. तो सिर्फ दिन रात पढ़ाना, ना खाने का ख्याल, ना जाने का ख्याल, और कुछ नहीं, बस पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है. मैं पागल था, जुनून था एक ऐसा कि हाँ, मेरा हर स्टूडेंट जो है 100% ही स्कोर करे, हर सब्जेक्ट में स्कोर करे. और मेरी इसी भावना से जो गार्जियन होते थे वो प्रभावित होते थे. और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ट्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है. मैं जितना हो पाता था, जितने टाइम दे पाता था, बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ कि उनको टाइम नहीं दे पाता था. तब 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट इस तरह से करके पढ़ाता था और बहुत पढ़ाया. मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती थी
पैसे भी मिलते थे, लेकिन पैसे पर मेरा ध्यान नहीं होता था। अभी भी पैसे कमाने पर मेरा ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान इस पर है कि हाँ, स्टूडेंट पढ़े, स्टूडेंट समझे, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पूरे हों, कल को वो एक देश के लिए एक संपत्ति बने, देश में एक योगदान बने। अभी तक मैं बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 15 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जिनका अभी कांटेक्ट है मेरे पास में। उनसे ओकेजनली बातचीत होती रहती है। मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि अरे, जिसे मैं 11-12 में पढ़ाता था, आज वो सुप्रीम कोर्ट में इतना फेमस वकील बन गया है। मैं उनका नाम अभी हैं कई स्टूडेंट, अभी नहीं बोलूँगा उनका, ठीक मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, एमबीए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड हैं, और सभी अभी मुझसे कांटेक्ट में हैं। अब मेरे लिए इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है, मेरा लाइफ का अचीवमेंट इससे बड़ा कुछ नहीं है कि जिस स्टूडेंट को मैं आज से 25 साल 30 साल पहले पढ़ाया, वो 30 साल के बाद जब उसके बच्चे मुझसे पढ़ने के लायक हो गए हैं, तब भी वो स्टूडेंट मुझे सर बोल के बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे धनवान इंसान हूँ। पैसे मेरे पास उतने नहीं हैं, इतने पैसे हैं कि अपना जीवन चल जाता है, लेकिन जो मैंने सम्मान अर्जित किया है, उनके पेरेंट्स, बच्चे, सारे रिलेटिव्स, वो जो संपत्ति मैंने अर्जित की है, उससे मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। मुझे लगता है जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो सर, जैसे आपने बताया दैट आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है फ्रॉम 1997, तो तब आप जब पढ़ाते थे बैक इन 1997, सो कैसे आप क्लासेस लेते थे? क्योंकि हमारे टाइम में तब ज़्यादा ग्रुप में पढ़ाया जाता था। सो व्हाट वाज योर पैटर्न ऑफ टीचिंग? आप इंडिविजुअल पढ़ाते थे, ग्रुप में पढ़ाते थे? व्हाट वाज इट? हाउ वाज इट? मैम, मैं 1997 में जो पहला स्टूडेंट मुझे मिला, उस समय कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। मैं दिल्ली में नया नया था। बड़ी मुश्किल से एक किसी सहयोगी ने, एक मित्र ने अपना फ़ोन नंबर मुझे दिया। उस समय एक मैगज़ीन आती थी, एड मैगज़ीन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, जिसमें लोग अपना एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया करते थे। मैंने उसमें अपने बारे में दिया, वो उनका फ़ोन नंबर दिया। तब मंडी हाउस के पास में 12 खंबा रोड पर मॉडर्न स्कूल का एक स्टूडेंट मुझे मिला। उसका नाम मुझे अभी भी याद है, अभी भी उससे संपर्क है, अंकुश डावर। मैं ऑफिस से निकलता था और कुछ दिन उसके पास जॉब करते हुए भी मैं जाता था। 10 बजे से 5 बजे तक मेरा ऑफिस होता था। मैं उसके पहले बस से उसके यहाँ पर जाता था, 8 बजे उसके पढ़ाता था छुट्टियों में, फिर शाम को उसे पढ़ाता था। फिर उसके और कई दोस्त आने लग गए, फिर बस से ही मैं जाया आया करता था। और मुझे इंडिविजुअल ट्यूशन में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि मेरा 100% फोकस उस स्टूडेंट पर होता था। मैं उसके दिमाग में की हर गतिविधि को समझ पाता था। वो चाहता क्या है, कैसे वो समझेगा, कैसे मैं उसको 100% समझाऊंगा। मैं वो एक मुझे अपने गुरु से ज़्यादा अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर के जैसा मुझे समझता था। और मैं भी यही ध्यान में रख करके कि बस मुझे सब कुछ सिखा देना है, इसे पूरा ज्ञान इसके दिमाग में, अपने दिमाग, मेरे दिमाग से सारा ज्ञान उसे दे देना है। बस यही मेरी प्रायोरिटी होती थी। मैं पढ़ाता था, समय का ख्याल नहीं रखता था, फीस का ख्याल नहीं रखता था, बस पढ़ाता था। और तब तक पढ़ाता था जब तक वो पूरा समझ न ले। एक बार में नहीं समझे, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मुझे ग्रुप ट्यूशन में मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था। इंडिविजुअल ट्यूशन ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि इंडिविजुअल ट्यूशन में स्टूडेंट का 100% जो उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो टीचर समझ पाता है। टीचर भी स्टूडेंट को 100% समझ पाता है। उसे वो सब कुछ समझा पाता है जो कि वो समझाना चाहता है, जो कि वो सीखना चाहता है, जो उसे जानना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिविजुअल ट्यूशन पूरे दुनिया में जो बेस्ट तरीका है पढ़ाने का, वो है। लेकिन अब उसमें तो
थोड़ी दिक्कतें भी होती थी। बस से जगह जगह दिल्ली में अलग जगह पर जाना, रास्ते में समय निकल जाते थे, मैं उतना पढ़ा नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मेरे प्रेफरेंसेज हैं, लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई ये है कि ग्रुप, मैं जो सेवाएं देता हूँ, बहुत अच्छी सेवा देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका लाभ सिर्फ एक स्टूडेंट को एक बार में नहीं मिले, कुछ और को मिले, कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं 100% सिखाऊं। तो धीरे धीरे मेरा संपर्क महेंद्र जी से हुआ। ये एक माही क्लासेज इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इनके साथ जब मैं अकेला इंडिविजुअल ट्यूशन पढ़ाता था तो 6-7 साल इनसे मेरा संपर्क सिर्फ फोन से रहा, फेस टू फेस कभी नहीं हुआ। बस ये कहते थे कि सर वो एक स्टूडेंट है, उसको अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे कोई स्टूडेंट कहता था कि मुझे मैथ्स टीचर की ज़रूरत है। बस एक दूसरे को इस तरह से रेफर करते रहे। तो आज से 5 साल पहले उनसे पहली बार मिला तो हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। फिर पहचान हुई, अरे हम लोग तो बहुत पुराने मित्र हैं और एक ही लाइन में हैं। वो यंग हैं, इनर्जेटिक हैं और बहुत उनके सपने हैं, बहुत से शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत अच्छी सेवाएं देना चाहते हैं। इंदिरापुरम में बहुत सालों से वो पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे गार्जियन उनसे बहुत ही संतुष्ट हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो और कई इंस्टीट्यूट से मेरा संपर्क हुआ, लेकिन इनका व्यवहार, इनका स्वभाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसी से मैं इनकी संस्था से, माही क्लासेस से जुड़ गया। अभी उनके यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका व्यवहार। स्टूडेंट जो सेंटर की सुविधा है वो, बच्चों के साथ उनका व्यवहार, बच्चों के गार्जियन के साथ व्यवहार, बच्चों को सहयोग की भावना, वो तो 24 आवर अवेलेबल होते हैं। कभी भी कोई बच्चा उनको कॉल करे या व्हाट्सएप से कोई क्वेश्चन पूछे, वो सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं उनमें एक तरह से अपना अपनी मेरी जो जवानी थी, आज मेरी एज 60 साल हो चुकी है, तो मैं जब उनके एज में था तब मुझे अपने दिन याद आते हैं और मैं अपना रूप उनमें देखता हूँ, मैं अपने सपने उनमें देखता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अब सपने, नौजवान अभी हैं, ये संघर्ष कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सेवाएं कर सकते हैं। अब सपने तो मेरे भी हैं, लेकिन सपनों को हकीकत करने का काम जो वो कर रहे हैं, मैं उनके साथ जुड़ करके मैं उनके इस प्रयास में अपनी तरफ से जितना योगदान हो रहा है मैं कर रहा हूँ। ये तो माही सर के बारे में मेरे विचार हैं। और जो यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, मेरे ग्रुप में जितने विद्यार्थी हैं, सब हर स्टूडेंट पर मेरा इंडिविजुअल अटेंशन होता है। हर स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सीखना चाहता है और उसे दिक्कत कहाँ आ रही है, हर स्टूडेंट को मैं सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लास में ही क्लियर करा देता हूँ। जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो अपने सामने में कराता हूँ, ताकि आसान क्वेश्चन मैं उनको देता हूँ कि ये घर से लाना, और मुझे बच्चों को रिमाइंड नहीं कराना पड़ता है। बच्चे इतने समझदार हैं, मेरा बच्चों के साथ ऐसी आत्मीयता है और बच्चों को मुझे यहाँ जो बच्चे आते हैं क्लास में, मैं सबसे पहले उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करा देता हूँ, अच्छी तरह से उसके दिमाग में इंस्टॉल कर देता हूँ, डाउनलोड करवा देता हूँ। मुझे इस पूरा भरोसा हो जाता है कि स्टूडेंट पूरी तरह से सीख चुका है, तो मैं उससे क्वेश्चन करवा लेता हूँ। मुझे जो लगता है कि जिस क्वेश्चन को कर लेने से उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, उसका उस टॉपिक पर पूरा कमांड हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बच्चों से करवा लेता हूँ। जिसकी वजह से मैं ये देखता हूँ कि आसपास में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अब इनके पास जो बच्चे आते हैं बस यहीं रुक जाते हैं कि नहीं यहीं पढ़ना है, यहीं पढ़ना है, क्योंकि उनको वो मिलता है जो आसपास के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, अब मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ और वो और जो दूसरे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छी, ये इंस्टीट्यूट की ये विशेषता है कि स्टूडेंट खुश होता है, पेरेंट्स खुश होते हैं और उनका रिजल्ट रिजल्ट तो सिर्फ बच्चों के मार्क्स हैं, उससे
बच्चे इस तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि अगर 12 का एक एग्जाम क्या वो 10 एग्जाम भी दे, इतना नॉलेज उनके पास में होता है। और ये सबसे बड़ी, ये जो इन्होंने कमाया है और जो हमने कमाया है, सबसे बड़ी जो हम लोगों को सबसे बड़ा रिटर्न है, वो हम लोगों के लिए ये कि इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम वो कर रहे हैं जो हम लोग चाहते थे, जो पेरेंट्स चाहते हैं, वो हम लोग दे रहे हैं। तो सर, जैसे आपने बताया बच्चों के बारे में, ट्यूशन सेंटर के बारे में, एंड पहले आप बता चुके हो 1997 से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो 1997 से लेके 2005 अप्रॉक्सीमेटली अगर हम ले लें, तो उस टाइम में इस बीच आपने क्या डिफरेंस नोटिस करा है स्टूडेंट्स में, उनके बिहेवियर में, या फिर स्टूडेंट टीचर जो रिलेशनशिप होता है उसमें देयर might have been some changes, might have been changes in the थ्रो ऑफ पेरेंट्स कि वो टीचर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इवन आफ्टर दैट, आफ्टर 2005, then COVID came. That was another huge new setup that was everybody had to face. सबके लिए नया चैलेंज था कि ऐसे सब लोग घर पे है, लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी कैसे अपना काम कंटिन्यू करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको पढ़ाना है। तो देयर हैज़ बीन अ जर्नी ऑन द होल राइट फ्रॉम 1997 टिल टुडे। तो ये पूरा कैसे हुआ है, ये अगर आप थोड़ा बताएं। शुरू में 1997 उस समय ज़्यादातर और लगभग 100% ऑफलाइन क्लासें ही होती थी। ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। टीचर स्टूडेंट के घर पर जाते थे या कोचिंग में जाते थे और पढ़ाते थे। इतना सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी भी उतना एडवांस नहीं होता था। बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं होते थे, लैंडलाइन होता था। टीचर पेरेंट्स को बता देते थे कि मैं इस टाइम पर आऊँगा। स्टूडेंट में भी सिंसियरिटी आज के स्टूडेंट से ज़्यादा होती थी, उनका डेडिकेशन ज़्यादा होता था। टीचर के टूवर्ड्स उनका रिस्पेक्ट आज के कंपैरिजन में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समय तो बढ़ रहा है, एडवांसमेंट बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो गुरु और शिष्य का संबंध, इसमें पतन होता जा रहा है। जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बाजार संस्कृति है, जो बाजार का प्रभाव है भारतीय संस्कृति पर, भारत में गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है, इसका सम्मान हजारों लाखों वर्षों से बहुत ऊंचा रहा है। समाज में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। लेकिन ये जो कोरोना हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए हैं। कोरोना के बाद एक तो टेक्नोलॉजी ऑन वर्क फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, और ये ऑनलाइन इंट्रोड्यूस हो गया। टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था, वो ऑनलाइन पढ़ाते थे। अब स्टूडेंट पढ़ रहा है या उसका ध्यान कहीं और है। वो 2 साल में इसमें बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है। और भी एक बात कि कोरोना के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से थोड़े पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग भी सोचे कि चलो नहीं कुछ होता है तो ट्यूशन ही पढ़ा लेते हैं। मतलब इस प्रोफेशन में जो नॉन सीरियस टीचर्स की क्वांटिटी, आज हम कह सकते हैं कि अगर 5% जेन्युइन ट्यूटर हैं, जेन्युइन टीचर हैं, तो ऑफ जो ट्यूटर्स में 95% फेक ट्यूटर्स हैं, कॉमर्शियल ट्यूटर हैं। उनका मतलब सिर्फ पैसा कमाना है। और इसमें कई इंटरमीडिएरी भी आ गए हैं, ब्रोकर्स भी आ गए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल करके बस कमीशन, पेरेंट्स से कमीशन, बच्चों से कमीशन। तो आज ये एक तरह से नॉलेज फ्री होम डिलीवरी के जैसा फ्लिपकार्ट और ये सब बनता चला जा रहा है, जो मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न करता है, बहुत कष्ट उत्पन्न करता है। ये अपनी सेवा का भाव, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का जो भाव है, जो परंपरा है, उसमें ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जिंदगी की सच्चाई है। हम लोग घुटते हैं इस बीच में, इन ऐसे लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। मन में उम्मीद है कि हाँ,
ये इस परंपरा की फिर से पुनर्स्थापना होगी, फिर से स्टूडेंट वैसे ही होंगे, गुरु वही होंगे। समय बदल गया है, पतन हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, सेवा भाव से पढ़ाते हैं और वैसे ही पढ़ाते हैं। स्टूडेंट की क्वांटिटी से मुझे मतलब नहीं है, फीस से मुझे मतलब नहीं है। जितने स्टूडेंट को पढ़ाऊं वो अच्छे बन जाएं, वो अच्छे नागरिक बन जाएं, देश की संपत्ति बन जाएं, देश के उत्थान में उनका योगदान हो। अगर ये हम कर पाते हैं तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। सर, मुझे एक और चीज़ के बारे में जानना है। वो है कि हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो कोई गलती होती थी हमारी, तो हमारे पेरेंट्स हमेशा आके हमें ही डांटते थे, हमें ही बताते थे कि तुम्हारी गलती होगी, टीचर ने सही पढ़ाया है। पर आजकल जो हम देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स पहले टीचर की गलती निकालते हैं, अपने बच्चों की गलती नहीं देखते। तो आपने भी ऐसा कुछ फेस करा होगा, उस बारे में थोड़ा अगर बताए हम सबको। मुझे याद है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, टीचर पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत होकर के कि हाँ, सर के हवाले मैंने बच्चे को कर दिया, अब वही इसे पूरा मार्गदर्शन करेंगे, यही इसकी पूरी जिम्मेवारी टीचर के ऊपर है। वो जैसे करें, मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे अपने बच्चों के बारे में पता है, मुझे अपने बच्चों की कमियां पता है, तभी तो मैं टीचर रख रहा हूँ। और अच्छे टीचर मिल गए हैं, जिम्मेवारी के साथ पढ़ा रहे हैं, उन पर वो पूरा भरोसा करते थे। लेकिन आज के समय में विडंबना मैडम ये आ गई है कि मार्केट में, वही जो मैंने कहा कि कोरोना के बाद मार्केट में टीचर की सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा हो गई है और टीचर की क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी घटी है। क्वालिटी बहुत ही घट गई है। आज सभी पैसे के लिए, पैसे 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 उसको, और ये तो टीचर की तरफ से पतन हुआ है कि वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाते हैं कि चलो नहीं जॉब है तो ट्यूशन ही पढ़ा लेते हैं। एक दिन आए, 4 दिन छुट्टी, फीस लिया, नहीं पढ़ाए, कम पढ़ाए। फिर 10 तरह की दिक्कतें आजकल पेरेंट्स को आती थी, पहले ये सारी दिक्कतें नहीं होती थी। फिर पेरेंट्स, अब टीचर के की सप्लाई ज़्यादा होने जाने की वजह से अब पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई टीचर के चेहरे पर लिखा तो नहीं होता है कि कौन अच्छा टीचर है, कौन गलत टीचर है। तो आजकल एक नई परंपरा शुरू हो गई है टीचर के ट्रायल क्लास की। टीचर, आज गुरु शिष्य की परीक्षा लेता था कि ये मेरे शिष्य बनने के लायक है क्या। आज पेरेंट्स 10 टीचर को बुलाते हैं, वो चेक करते हैं, बच्चे चेक करते हैं। भाई जो पढ़ने वाला है वो पढ़ाने वाले को तोलेगा, वो उसका मेजरमेंट करेगा। ये तो टीचर का अपमान है, उसका ये बहुत ही गलत है। और पेरेंट्स, भाई आपको कितना आइडिया है, आप वो हैं कि जैसे एक पुरानी कहावत होती थी, बंदर क्या जाने नारियल का स्वाद, इस तरह का। भाई पेरेंट्स, आपको, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने जॉब में अच्छे हैं ना, पढ़ा तो हम रहे हैं। जैसे आपको अपने जॉब का 20-25 साल का अनुभव है तो आपको अपने आप पर प्राउड है, आप गर्व करते हैं। हम भी तो अपने फील्ड में बच्चे नहीं हैं, हम भी तो, मतलब हमें वो तोल रहा है जो, जिसको हमारे फील्ड का जीरो आइडिया है। पेरेंट्स मुझे सिखाते हैं कि ऐसे पढ़ाइए, वैसे पढ़ाइए, ऐसे नंबर लाइए। भाई आप अपना काम तो देखिए। वे टीचर क्या कोई मशीन, तो मार्क मेकिंग वो मशीन नहीं है कि अगर आप इतने पैसे दे रहे हैं तो इतना नंबर, इतने पैसे दे रहे हैं तो आपको, वो आजकल मार्केट में बहुत सारे चलते हैं स्कैम करने वाले, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाखों रुपये दो, इतने नंबर दें, मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दें। ऐसा नहीं होता है। ये पढ़ाई है, ये क्वांटिटेटिव नहीं, ये सब्जेक्टिव इशू है। आपका बच्चा, आप तो मेरे पास में घंटे 2 घंटे के लिए भेजते हैं, आपके पास तो वो 20-22 घंटे रहते हैं। आपने तो अपने बच्चे को जन्म दिया है, आपको अपने बच्चे की काबिलियत का क्या पहचान है जो आप टीचर से आके पूछते हैं कितने कम मार्क्स क्यों आए। तो ये आप देखिए ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे, चलिए आप आकर कहते हैं मेरे बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आए, तो मैं कहता हूँ कि इस मेरे दूसरे स्टूडेंट के भी तो 100% मार्क्स है, ये क्यों नहीं लाया। तो आपकी कमी है, आपने बच्चे को क्या संस्कार दिया है,
आपने क्या पढ़ाया हुआ है? अगर एक ही साथ में मैं 10 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 3 बच्चे के 100% मार्क्स हैं, आपके बच्चे का भी 60% मार्क क्यों है? वही नॉलेज तो मैंने सबको दिया है। तो कमी तो आपके अंदर है ना। आपने अपने घर में बच्चे को क्या माहौल दिया हुआ है? आप अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हैं? इनके पेरेंट्स से आप सबक लीजिए, आप मुझे मत बोलिए। उन बच्चों के पेरेंट्स से जाकर के शिक्षा लीजिए कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे की जाती है। टीचर सबको एक सा पढ़ाता है, किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करता है। सबको टीचर का सपना होता है कि मेरा हर स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट हो। और मार्क्स तो जस्ट एक मेजरमेंट है। 10, 20, 50 क्वेश्चन देख करके आपने चेक कर लिया और वही क्या पूरा सर्टिफिकेट है? पूरे सिलेबस में सिर्फ क्या 25-30 क्वेश्चन है? तो आप वो दीजिए, मैं वैसे करा दूं और टॉप हो जाए। उससे क्या वो नौकरी कर लेगा? जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। 20 क्वेश्चन करके आपको सिर्फ मार्क्स चाहिए ना। तो मार्क्स तो मार्केट में बिकते हैं, नकली सर्टिफिकेट बिकते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है। आपको अगर क्वालिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए बच्चे को, तो आपको टीचर पर ट्रस्ट करना होगा। टीचर के भरोसे पर आप रखिए। और आपकी आपकी भी उम्र के साथ आपको भी तो अनुभव है। आप टीचर को देख करके पहचान जाएंगे कि कौन जेन्युइन टीचर है, कौन फेक टीचर है। आप अपनी पहचान, आप अपनी कमी हमारे ऊपर क्यों डालते हैं? आप पहचानिए। आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप क्यों आते हैं? आप दूसरे टीचर को रखिए। आप रियल लाइफ जी रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, आपको भी तो इंसान की पहचान होनी चाहिए। तो टीचर पर सारा ब्लेम नहीं करना चाहिए। टीचर पर अगर ट्रस्ट है तभी आप अपने बच्चे को भेजिए, नहीं है तो मत भेजिए। अगर आप बच्चे को भेज रहे हैं तो टीचर पर भरोसा करके भेजिए कि टीचर, अगर आप आकर के ये मत बोलिए कि मैं तो इतनी फीस दे रहा हूँ, इतने नंबर, तो क्या तो दूसरे बच्चे की जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं वो क्या 10 गुना ज्यादा फीस देता है? वो भी तो उतनी ही फीस दे रहा है, तो वो उतने मार्क्स कैसे ले आया? बहुत आगे पढ़िए। लेकिन आप मुझे ये मत पढ़ाइए कि अकाउंट्स को मैथ्स के जैसा पढ़ाऊं, इकोनॉमिक्स को फिजिक्स के जैसा पढ़ाऊं, और मैं इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज को केमिस्ट्री के जैसा पढ़ाऊं। भाई केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, तो आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आप अपने आइडियाज मुझे मत दीजिए, मेरे सब्जेक्ट को मुझे पढ़ाने दीजिए। मैं जैसे बेस्ट वे होता है वैसे पढ़ाता हूँ। और अगर मैं इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ और उस सब्जेक्ट में बच्चे अगर 100% मार्क्स ला रहे हैं, तब तो आप समझ लीजिए कि आपके आइडिया की मुझे जरूरत नहीं है। आप अपने आइडिया अपने पास रखिए। आप अपने, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे पास भेज क्यों रहे हैं? आप खुद ही पढ़ा लीजिए ना। मेरे पास भेज रहे हैं तो आपके मन में भी ये है कि ये मुझसे ज्यादा इनको पता है, इसलिए इनके पास भेज रहा हूं। अब मैं अकाउंट्स में आता हूं। अकाउंट्स में अकाउंट्स के पढ़ने और पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हर सब्जेक्ट का, मैंने कहा, हर सब्जेक्ट का तरीका अलग होता है। तो अकाउंट्स में मैं क्या करता हूँ, अकाउंट्स में क्या है कि जो साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चे बचपन से 10th तक तो पढ़ते आते ही हैं। तो अकाउंट्स 11th से शुरू होता है। तो 11th का में अकाउंट्स का मतलब वो समझ लीजिए कि वो बच्चा LKG का बच्चा है, उसको हम अकाउंट्स का ABCD सिखा रहे हैं। और वो 11th में पहुंच गया है, लेकिन उसका अकाउंट्स के फील्ड में नॉलेज, इकोनॉमिक्स के फील्ड में नॉलेज, बिजनेस स्टडीज के फील्ड में नॉलेज वही है जो एक बच्चे को ABC लिखना आता है। तो मैं उस हिसाब से स्टार्ट करता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ कि वो 0 लेवल पर है। सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से कराता हूँ, समझाता हूँ। उसके दिमाग में वो समझ जाए उसको रटा देता हूँ। एक बार में अगर वो नहीं समझ में आए तो जब तक वो पूरी तरह से समझ नहीं ले तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। कि जितना मेरे दिमाग में नॉलेज है उतना ही तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और तो इस मामले में मैं बड़ा जिद्दी हूँ। और मेरे अंदर एक साइकोलॉजी के पर्सन मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके अंदर तो OCPD है। तो मैंने कहा हाँ OCPD है, और मैं इस पर गर्व करता हूँ कि मेरे अंदर OCPD हो गया है। और मैं पढ़ाते पढ़ाते OCPD
मैंने अपने आप में अपनाया है, क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक डॉट डॉट का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट, और डेबिट के आगे भी डॉट डलता है। स्टूडेंट बोलते हैं वो डॉट से क्या फर्क पड़ता है, मतलब नहीं डॉट चाहिए मुझे, बिना डॉट नहीं। और जब तक वो सही नहीं है, इसलिए मुझसे जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो मैं कॉपी पर कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा होता हूँ। जितने स्टूडेंट है सबके कॉपी को देखता हूँ कि फॉर्मेट में कोई गलती नहीं हो, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं हो, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड चाहिए। आजकल गूगल है, एआई है, सब कुछ है, लेकिन ह्यूमन माइंड का तो रिप्लेसमेंट नहीं है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आर्टिफिशियल, ओरिजिनल तो मेरे पास है, ओरिजिनल तुम्हारे पास है, आर्टिफिशियल हम दोनों के सपोर्ट के लिए है, हम दोनों के नॉलेज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो मैं दे रहा हूँ सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, जो तुम ले रहे हो वही ले रहे हो जो मैं दे रहा हूँ। तो मैं 100% प्योर नॉलेज, बिल्कुल 22 कैरेट नॉलेज मेरे पास में है, और वही तुम्हारे अंदर होगा तभी मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तभी मैं अभी भी कभी स्टूडेंट से कोई मिल जाता है तो उसको वो 25 साल पुराना डेफिनेशन को याद है। क्यों उसको डेफिनेशन को जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैंने उस तरीके से उसको कराया हुआ है। तो अकाउंट्स में मैं यही लेकर के चलता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कमांड में हों, सारे डेफिनेशन पूरी तरह से कमांड में हो। मुझे विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, दिखावेबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए। पढ़ते वक्त मैं स्टूडेंट को देख करके समझ जाता हूँ कि ये दिखावेबाजी कर रहा है, समझने का दिखावा कर रहा है। हाँ। समझ कुछ नहीं रहा है, समझने का दिखावा कर। मैं पेरेंट्स को बोल देता हूँ कि बच्चे को अपना सुधारिए, यानी तो अपने किस तरह से परवरिश की है कि ये दिखावेबाजी है, विंडो ड्रेसिंग करता है ये बच्चा, बी जेन्युइन। और इस तरह से मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, उस पर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने सामने कराना, फिर क्वेश्चन देना कि ये क्वेश्चन लेकर के आओ। और मुझे खुशी मिलती है कि स्टूडेंट वो काम करके लाते हैं, वो दिखाते हैं, मुझे बार बार पूछना नहीं पड़ता है। ये तो मेरा अप्रोच होता है अकाउंट्स का। इसीलिए अकाउंट्स में अगर 100% मार्क्स स्टूडेंट लेकर के आए हैं तो इसका मतलब मैंने सही पढ़ाया हुआ है ना। तो उसमें मुझे और किसी के एडवाइस की, गाइडेंस की, सलाह की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सलाह को वेलकम करता हूँ, इसे वो नहीं तो वो अपने आप पर अहंकार हो जाएगा, अहंकार नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए जो मेरे अंदर है। वही अप्रोच मैं इकोनॉमिक्स में भी रखता हूँ। सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट की समझ में ऐसा आ जाता है, बैठा देता हूँ दिमाग में कि वो जिंदगी भर उसको याद रखेगा। आगे भी पूरी लाइफ जो ये बेस इतना स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाता है कि आगे उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बिजनेस स्टडीज में, मैनेजमेंट में, हर सब्जेक्ट में पूरी तरह से उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, डेफिनेशन समझ में आए, डायग्राम समझ में आए, शेड्यूल समझ में आए, प्रैक्टिस सफिशिएंट हो कि मुझे ये लग जाए कि हाँ अब इसको पूरा आता है, और उसको ये लग जाए कि उसको पूरा आता है। कई बार मैं जब होम ट्यूशन पढ़ा रहा होता हूँ तो पेरेंट्स, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ जबकि स्टूडेंट के फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सुन रहे होते हैं कि भाई सर पढ़ाते कैसे हैं, वो देखते हैं कि भाई ऐसा ही ऐसे वैसे आलतू फालतू टीचर तो नहीं है, उनको लग जाता है कि हाँ सही इंसान के पास में अपना टीचर को भेजा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एक मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पढ़ाता था, उसके फादर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ करके आए हुए थे। मैं उनके बेटे को इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। अब उनको बड़ा लगता था, अरे इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ा दूंगा। तो मैम ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे कह दिया, डायरेक्टली कहा कि सर ऐसा है कि मैं तो खुद इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इसको पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, मैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में पढ़ाता हूँ। 2-3 महीने वो पढ़ाए, वो बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल हो गया। मैंने कहा आप इकोनॉमिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत ऊंचे पोजीशन में हैं, आप ट्यूटर नहीं हैं। नॉलेज है आपको, नॉलेज को डिलीवर करना आपको नहीं आता है। वो बच्चा मुझसे कहता है, पापा मुझे डांटते हैं कि तुम्हारी समझ में नहीं आता है। भाई आप उस चीज को आपको समझाना क्या है। आप क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को पोस्ट ग्रेजुएशन के तरीके से समझाएंगे, कैसे उसको समझ में आएगा। फिर वो
सॉरी सर, आप ही इसको पढ़ाइए। फिर मैं उसको पढ़ाया, तब 95 मार्क्स आए। हमारे साथ शेयर किया आपकी पढ़ाने का स्ट्रैटेजी, आपके एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम 1997 टिल टुडे, एंड जो एनर्जी के साथ आप तब पढ़ाते थे, आई एम प्रिटी श्योर कि वो सेम एनर्जी के साथ आप अभी भी पढ़ा रहे हो एट दिस एज, एंड लाइक इट इज़ so commendable and it's so amazing to see to have you amongst us. तो मुझे ये पूछना है कि ये जो आप डेडिकेटेड हो इतना, ये जो आप मोटिवेटेड हो, ये मोटिवेशन का सोर्स, ये इतना डेडिकेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये विल पावर, इसका सोर्स क्या है? बहुत लोगों का होता है, किसी का इंस्पिरेशन घर से, फैमिली मेंबर कोई होती है, या फिर एनी रोल मॉडल होता है, सम फेमस पर्सनालिटी। सो वी वुड लाइक टू नो कि आपके मोटिवेशन, डेडिकेशन के पीछे आपका सोर्स क्या है? वो हु इज योर इंस्पिरेशन, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? मैम, मेरा स्वभाव जो है, मैं मूलतः स्पिरिचुअल नेचर का हूँ। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। गीता से, वेद से, उपनिषद से, इन सारे विषयों में, अष्टांग योग और इन सारे विषयों में मेरी रुचि रही है। पढ़ाई के अलावा जब कभी मुझे टाइम मिलता है, मैं उन चीज़ों, उन विषयों का अध्ययन करता हूँ। मोबाइल पर आजकल की सुविधाएं हैं, मैं यूट्यूब वगैरह पर उपनिषद, वेद, कोरोना के टाइम पर, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड होते हुए भी मैंने कोरोना के टाइम पर चरक संहिता पूरी की पूरी पढ़ डाली। वेद के एक एक मंत्र मैंने पढ़ डाले, सब कुछ पढ़ लिया। श्रीमद् भागवत गीता में, और इन सब से उसका जी मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा हुआ है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो जब तक शरीर के में और आत्मा का संयोग है, ये सेवा करते रहें, निष्काम सेवा करते रहें, सेवा भाव से पढ़ाएं। भाई किसी से हम बेईमानी ना करें, धोखा न दें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। हम समाज के, विश्व के कल्याण में जितना योगदान दे सकते हैं उतना दें। भाई जाना तो सबको है, ऐसा ना हो कि जाने के बाद कोई कहे वो तो बहुत बुरा इंसान था, है ना। सब कुछ तो यहीं पर छोड़ करके जाना है, तो क्यों ना इस दुनिया को अच्छी जगह बना करके जाएं। भाई जहाँ से आए थे वहीं पर जाना है। हम तो गेस्ट हैं इस दुनिया के, सारे ही गेस्ट हैं, सारे भाई भाई हैं, सारे अपने हैं। जो तत्व मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। तो हम किससे बेईमानी कर रहे हैं? अगर किसी और से झूठ बोलें तो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम सबके फादर तो एक ही हैं। तो किसी से झूठ न बोलें। जितना सेवा कर सकते हैं, जितना किसी का भला कर सकते हैं, जितना धरती का भला कर सकते हैं, सबका एक ऋण है हमारे ऊपर में, हमारे माता पिता का, हमारे गुरु का, हमारे समाज का, इस पृथ्वी का। अच्छा करें ना भाई, गलत क्यों करें? गलत सोचते हैं तो गलत सबसे पहले हमारे अंदर आता है। अपना भी नुकसान कर देते हैं, किसी और का भी नुकसान कर देते हैं। तो क्यों ना अच्छा करें? जब बुरा कर सकते हैं तो अच्छा भी तो कर सकते हैं, तो अच्छा करें। और जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, तो रिटायरमेंट का मतलब मेरा यही है कि जिस दिन अंतिम सांस होगी वही मेरा रिटायरमेंट एज होगा। जब तक शरीर में जीवन जान है तब तक सेवा करता रहूँगा। भाई जाना तो सबको है। धरती में अगर एक बार, अगर एक टाइम में खाता हूँ तो वो कर्ज है, उस कर्ज को उतारना है। सेवा कैसे उतारूं? परिवार में एक अच्छा माहौल देकर, अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करके, अपने शिष्य को अच्छा इंसान बनाना, अपने जो साथी हैं, जो छात्रों के अभिभावक हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके अच्छा रहूं, अच्छा करूं, एक दुनिया को अच्छा बनाऊं। अच्छा तो हर कोई बनना चाहता है, अच्छा करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुझे यही सारी बातें प्रेरित करती हैं, जिससे मैं थकता नहीं हूँ। अगर अभी भी मुझे 20 घंटे पढ़ाने के लिए कहा जाए, मैं पढ़ाऊँगा, मेहनत करूँगा। पैशन है मेरा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं ईश्वर की सेवा इसी रूप में कर रहा हूँ। हो सकता है ईश्वर ने मुझे इसी के लिए बनाया, और मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। इसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं है। मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरे अंदर है। जो कोई कराना चाहता है मैं वो कर रहा हूँ, और जिसके लिए कराना चाह रहा है उसके लिए कर रहा हूँ। गलत क्यों सोचूं? अच्छा सोचूं, अच्छा करूं।
थैंक यू सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी श्योर व्यूअर्स का भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उनको बहुत कुछ पता चला अबाउट द स्ट्रगल्स बैक देन एंड नाउ। आपने कितना कुछ करा है, हाउ मच डेडिकेशन मोटिवेशन हैज़ बीन behind this novel work that you're doing till today at this age। and जैसे आपने बोला कि you're spiritual, God is your motivation, तो उन्होंने आपको ये अच्छा काम करने के लिए यहाँ पे भेजा है। So do continue doing so, and you have provided so much to the teaching community, because as we know कि आजकल ये good teachers have become very rare, who are good guides in our future, who pave our path to become good citizens of our country. So you are a teacher who we call a guru. So we are very glad to have you amongst us today. And ऐसे ही we'll have a lot of other teachers coming and sharing their knowledge, their journeys with you all. So thank you so much for watching. Stay tuned.